जी अस्सलाम वालेकुम। अभी हम बात करने जा रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, और वो क्या है लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। और का एक और टॉपिक है हमारा, वो क्या है डायपोल डायपोल फोर्सेस। हम क्योंकि डिफरेंस को स्टडी करके आ चुके हैं बिटवीन मॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंट्रामॉलिक्यूलर एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की, किस तरह की फोर्सेज है वो लिक्विड्स के अंदर मौजूद होती हैं। और डायपोल डायपोल फोर्सेस उनमें हमने देखा था कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की एग्जांपल है। और हम यहाँ पे क्या ये टाइप है उसकी, तो हम इसको स्टडी करने जा रहे हैं डिटेल में। तो डायपोल डायपोल फोर्सेस नाम से पता चल रहा है कि ये उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जनरेट होंगी जहाँ पे मॉलिक्यूल के डायपोल होंगे। डायपोल मतलब कि उसका एक एंड पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव होगा और एक एंड जो है वो पार्शियल नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है HCl की। जैसे कि HCl का एक मॉलिक्यूल है तो उसमें H जो है वो पार्शियल पॉजिटिव होता है और क्लोरीन जो है वो पार्शियल नेगेटिव होता है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि क्लोरीन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो टर्म है उसको 9th क्लास में बहुत डिटेल से स्टडी करके आए हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब कि अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो पावर है वो क्लोरीन की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द हाइड्रोजन। ठीक है जी। तो इसलिए इसके ऊपर जो है पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इसके ऊपर जो है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है हाइड्रोजन के ऊपर। तो इनके जो है वो एक डाईपोल्स बन जाते हैं, दो पोल्स बन जाते हैं। और ये एक मॉलिक्यूल अपने आप को इस तरह से अरेंज करेगा कि दूसरे मॉलिक्यूल का जो, अगर एक मॉलिक्यूल का अगर नेगेटिव एंड है तो दूसरे मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड उसके सामने आए और इनके दरमियान में एक फोर्स जनरेट होगी। और वो फोर्स क्या होगी? डायपोल डायपोल फोर्स। ये भी डायपोल, ये भी डायपोल, इनके दरमियान में जो फोर्स जनरेट होगी वो क्या है? डायपोल डायपोल फोर्स। ओके जी। HCl की ये हमारे पास एग्जांपल है, मैंने आपको बता दी। उसके बाद अगर हम एक और एग्जांपल ले लें, वो है CaCl3 की। जैसे कि ये कार्बन है, यहाँ पे आप हाइड्रोजन को प्लेस करो, यहाँ ये 3, इसके साथ क्लोरीन है। तो आपको पता है कि इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल नेगेटिव। इसी तरह से दूसरा अगर कोई CHCl3 का मॉलिक्यूल है तो ये अपने आप किस तरह से अरेंज करेगा? तो यहाँ पे जो है वो क्या आ जाएगा हमारे पास? यहाँ पे आएगी क्या? हमारे पास ये इस तरह से अरेंज होगा, C और ये H उस तरफ आ जाएगा और ये क्लोरीन और ये क्लोरीन। ठीक है जी, इस तरह। ओके। तो ये पार्शियल नेगेटिव, ये भी पार्शियल नेगेटिव और ये भी पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव है। तो एक मॉलिक्यूल ने अपने आप को इस तरह से, दूसरे मॉलिक्यूल ने अपने आप को इस तरह से अरेंज किया है कि उसका जो नेगेटिव एंड है वो इसके पॉजिटिव एंड के बराबर आए। ठीक है जी। तो इनके दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो गया वो क्या है हमारे पास? वो है जी डायपोल डायपोल फोर्स। ठीक है जी। ये भी पोलर है, इसके भी डायपोल्स है, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, और इसके भी पोल्स हैं, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। दोनों के दरमियान में, एक के पॉजिटिव एंड और दूसरे के नेगेटिव एंड के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो गई है वो हम कहते हैं कि डायपोल डायपोल फोर्स है। ठीक है जी। उसके बाद फिर वो कहते हैं कि फैक्टर्स कौन से इफेक्ट करते हैं डायपोल डायपोल फोर्सेस को, कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है जी, वो कहता है कि जितनी ज़्यादा डायपोल डायपोल, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है ना मॉलिक्यूल के दरमियान में, ये बात तो ज़रूरी होगी कि उनके दरमियान में, उनमें जो एटम्स हैं उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़रूर हो। तो यहाँ पे बात यही हो रही है कि तो पॉजिटिव एंड और नेगेटिव एंड का होना ज़रूरी है भाई दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में, अगर तो आप डायपोल डायपोल फोर्सेस को जनरेट करवाना चाह रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा मॉलिक्यूल में, उतना ही ज़्यादा उसमें डायपोल डायपोल फोर्सेस ज़्यादा होंगी। ठीक है जी। उसके अलावा फिर हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है। वो कहता है कि गैशियस फेज में, क्योंकि डिस्टेंस इनमें, गैशियस फेज में अगर कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, और उसमें आपको पता है कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान में फासला बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे डायपोल डायपोल फोर्स पे वहाँ पे वीक होंगी। तो एक हमारे पास फैक्टर आ गया है, एक हमारे पास आ गया है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतनी ज़्यादा जो है वो डायपोल डायपोल फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी। दूसरा फैक्टर है हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतनी ही जो है वो वीक आपके डायपोल डायपोल फोर्सेस होंगी। ठीक है। और जाहिर सी बात है कि लिक्विड, अगर गैसेस की बात करेंगे तो उनमें वैसे ही बहुत ज़्यादा फासला होता है, तो बहुत ही वीक होंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उनमें। लेकिन अगर लिक्विड्स की बात करें तो क्योंकि उनमें फासला कम होता है मॉलिक्यूल्स के दरमियान में, तो इसलिए जी वहाँ पे इंटर डायपोल डायपोल फोर्सेस भी जो है वो स्ट्रॉन्ग होंगी। ठीक है। और उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो कहता है कि ये फोर्सेस जो होती हैं ना, डायपोल डायपोल फोर्सेस, ये पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में ही पाई जाती हैं। ठीक है। उसके अलावा हमने क्या बात देखी है कि ये जो फोर्सेस होती हैं ना वो 1% इफेक्टिव होती है द कोवलेंट बॉन्ड जितनी इफेक्टिव होती हैं ये। और उसके अलावा कहते हैं कि इनकी स्ट्रेंथ और ज़्यादा होगी जितनी ज़्यादा
वो कहते हैं जितनी ज़्यादा इनकी स्ट्रेंथ होगी उतने ही ज़्यादा जो हमारे फिजिकल पैरामीटर्स है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट वगैरह, वो भी बढ़ेंगे। जाहिर सी बात है, जब फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो जाए तो फिर उसको तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा हीट भी चाहिए और ज़्यादा जो है वो हमें कोशिश करनी पड़ती है, एनर्जी देनी पड़ती है उसको। ठीक है जी, तो ये थी हमारे पास डायपर फोर्सेस। सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया है, और फिर भी कोई मसला हो तो लेट मी नो द कमेंट सेक्शन। और बिल्कुल आप दोबारा से इसको रिवाइंड करके देख सकते हो, अगर कोई पॉइंट आपका मिस हो गया तो। थैंक यू सो मच।